हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो चैप्टर 2 ट्वेल्थ क्लास का कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने यूरोपियन यूनियन और आसियान के बारे में कवर किया था। ठीक है, तो हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में समझा था, फिर आसियान कंट्रीज के बारे में जाना था। ये जो 10 आसियान कंट्रीज है 1967 में इनको बनाया गया था। ठीक है, मतलब इन्होंने अपना ग्रुप क्रिएट किया था। अब हम देखेंगे राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। ठीक है, चाइना ने किस तरीके से राइज हुआ, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी रही। ओके, तो थर्ड मेजर जो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर निकल के आ रहा था, जो कि हमारा पड़ोसी चाइना, ठीक है, जो कि हमारे पीछे पड़ा रहता है जब देखो। ओके, तो कार्टून में आप देख सकते हो फॉलोइंग जो पेज है सम अप करता है कि करंट मूड जो ऑल ओवर वर्ल्ड का है अबाउट द राइज ऑफ द चाइना, किस तरीके का भी मूड है जो चाइना के राइज को देख करके चाइना एक इकोनॉमिक पावर की तरह निकल के यहाँ पर दिया ना ये कार्टून, देखो ये चाइना को ये ड्रैगन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ग्रेट वॉल एंड द ड्रैगन आर टू सिंबल्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद चाइना। तो ग्रेट वॉल और ड्रैगन को बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है जब चाइना की हम बात करते हैं। तो इस कार्टून को डिपिक्ट किया गया, जो चाइना का इकोनॉमिक राइज दिखाया गया है, किस तरीके से एकदम आगे बढ़ा है चाइना, है ना। तो धीरे-धीरे अपनी कंट्री को डेवलप कर लिया इसने फटाफट। तो चाइना का मतलब कि अगर देखें ना, अथॉरिटेरियन स्टेट है, सब कुछ कंट्रोल करके रखते हैं इनके लीडर्स। पर एक बात अच्छी है, अपने देश के ऊपर बहुत फोकस करते हैं ये लोग, ठीक है, डेवलपमेंट ग्रोथ पे फोकस करते हैं। वरना जब करप्ट लोग होते हैं ना, तो वो अपने ऊपर बस फोकस करते हैं, देश जाए भाड़ में। पर चाइना में एक चीज़ अच्छी है कि वो लोग अपने देश को जो आगे लेकर के चलना चाहते हैं। कहते हैं कि जब हम 100 साल अपने इंडिपेंडेंस के मनाएँगे, तो चाइना को मेजर पावर बनाना चाहते हैं ये लोग। ठीक है? चाइनाज़ इकोनॉमिक सक्सेस जो है 1978 से जो लिंक रही, ठीक है? जो ग्रेट पावर के तौर पे ये राइज़ हुआ। ओके, पावरफुल कंट्री निकल के आया। चाइना जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है सिंस जब से उन्होंने रिफॉर्म किया है। 1978 में ही इन्होंने रिफॉर्म शुरू किए थे। ऐसा बोला जा रहा है कि ये ओवरटेक कर देगा चाइना को भी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2040 तक। ठीक है, मतलब देख रहे हो आप कितनी फास्ट ग्रोथ निकल के आ रही है इसकी। ओके, मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है रीजन के साथ में, तो मीस्ट जो ये ड्राइवर रहा ईस्ट एशियन ग्रोथ का। ओ, मतलब कि व्यापार सबसे ज्यादा चाइना किस चीज के लिए, ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। हर चीज वहां पर बनाई जाती है। चाइना की सड़ी से सड़ी चीज हमारे देश में बिकती है, आप जानते हो ना। लोग कितना चाइनीज माल खरीदते हैं फालतू में। ठीक है, तो वो डंप कर देता है चीज़ें लाकर के हमारे देश में। तो इससे क्या होता है, ट्रेड की वज़ह से ही तो वो लोग फ्लरिश हो रहे हैं। हमारे देश में सामान बेच रहे हैं, वो लोग बना रहे हैं, उन लोगों को पैसे मिलेंगे, उनके यहाँ जॉब है, उनके यहाँ सब कुछ मिल रहा है। वो लोग सामान बना रहे हैं, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, खरीद के ले आ रहे हैं घर में, है ना? तो स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी जो है वो उनकी, तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमी की ग्रोथ पे, इकोनॉमी की जो ग्रोथ कैसी रहेगी वो डिपेंड करती है चीज़ों पे। जैसे कि पॉपुलेशन होनी चाहिए, सिर्फ़ पॉपुलेशन काफ़ी नहीं है। जब हमारे जो वर्ल्ड के हम टॉप पॉपुलस कंट्री बन गए थे, तो चाइना हमारे ऊपर हँस रहा था। कहता पॉपुलेशन ही तो है, स्किल्ड पॉपुलेशन थोड़ी ना है। मतलब पॉपुलेशन होना काफ़ी नहीं है, पॉपुलेशन के पास में स्किल्स भी होनी चाहिए, ओके? स्किल्स होंगी तभी तो वो लोग काम करेंगे, तभी तो वो आगे लेकर के चलेंगे देश को, है ना? और लैंड मास जो, लैंड भी बहुत ज़रूरी होता है। चाइना में क्या गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है सब कुछ। कोई भी कंपनी आती है बोलती है हमें ज़मीन दो, ठीक है? हम काम करेंगे यहाँ पर, हमें मैन्युफैक्चरिंग बेस लगाना है। चाइना चाइना की गवर्नमेंट बोलती है लो, ये वाली चाहिए, जो भी नज़र पड़े ले लो, ठीक है? तो वो बनाओ अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस। पर हमारे देश में ज़मीन लेना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है? क्योंकि ना जो प्राइवेट अफेयर हो जाता है। ज़मीन जो होती है ना, लैंड, उससे इज़्ज़त बेइज़्ज़ती बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है हमारे देश में। ओके, रिसोर्सेज़ का भी इश्यू होता है। जैसे कि एक तो कैपिटल हो गया, ओके, एनर्जी चाहिए, और भी चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है? कई सारे सामान चाहिए रहते हैं, तो रिसोर्सेज़ का भी अवेलेबल होना, रीजनल लोकेशन कैसा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ऐसा तो नहीं है आपके देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है। ओके, कोई भी पावर में आ रहा है, पावर में कोई और आया तो उन्होंने सारी पॉलिसीज़ बदल दी गवर्नमेंट की, है ना? इससे कंपनीज़ को नुकसान होता है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे इकोनॉमी की स्ट्रेंथ भी डिपेंड होती है, ओके? हर एक चीज़ को लेकर के चलना पड़ता है, तब जाकर के एक देश जो है अच्छी खासी ग्रोथ कर पाता है ना? आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जब आज़ाद हुआ था 1949 में, ठीक है? जो माओ थे उन्होंने रेवोल्यूशन किया था, किंग को हटा दिया था और फिर क्या किया, कम्युनिस्ट स्टेट क्रिएट करने की कोशिश की थी, मतलब सोशलिस्ट। सारी चीज़ें अपने गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी, मल्टी पार्टी सिस्टम को खत्म, मतलब ये सब नहीं होगा, ओके? एक सिंगल पार्टी होगी और उसी में से एक लीडर निकल के आएगा, ओके?
तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था चाइना में 1949 में, लीडरशिप थी माओ की। तो इकोनॉमी जो है सोवियत मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो कम्युनिस्ट चाइना था, उन्होंने चूज़ किया कि वो जो है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जो है, मतलब कि बिल्कुल आइसोलेट होके रहेंगे, कैपिटलिस्ट की तरह नहीं बढ़ना है आगे। इनके पास में ना ज़्यादा चॉइस थी नहीं, कम थी, छोटी चॉइस थी कि वो जो है मतलब कि अपनी रिसोर्सेज़ पे फ़ोकस करना और सोवियत की एड एंड एडवाइस लेकर के चलना। सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर था ना, उसकी एड एंड एडवाइस जो उनकी बातचीत उनकी बातें मानकर चलना, ठीक है? तो जो उनका मॉडल था ना, वो स्टेट ओन्ड हेवी इंडस्ट्रीज़ बनाई उन्होंने फ्रॉम कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। मतलब कि एग्रीकल्चर पहले तो ना नॉर्मली इनका राइज़ हुआ। पहले इन्होंने अपना एग्रीकल्चर अच्छा खासा प्रमोट किया। एग्रीकल्चर से पैसे आए, ठीक है? फिर एग्रीकल्चर रूरल बेस इन स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर इन्होंने अपने देश में कई सारी इंडस्ट्री सेटअप की। ओके, हैवी इंडस्ट्री सेटअप की, मैन्युफैक्चरिंग बेस शुरू कर दिया। उसके बाद में जो है ये सर्विस सेक्टर में है। हमारे देश में क्या हुआ, एग्रीकल्चर से डायरेक्टली सर्विस सेक्टर पे कूद गए, मैन्युफैक्चरिंग को स्किप कर गए। मैन्युफैक्चरिंग में ही सबसे ज़्यादा जॉब मिलती है लोगों को। जब सामान बनाया जाता है ना, तो खूब सारी जॉब मिलती है लोगों को। तो इनके पास में ज़्यादा फ़ॉरेन एक्सचेंज था नहीं, अब इनको बाहर से सामान खरीदना है, टेक्नोलॉजी वग़ैरह खरीदनी है। ओके, ऐसा तो नहीं है आप बाहर से कुछ भी नहीं खरीदोगे और आपका काम चल जाएगा। ओके, तो इनको सामान खरीदना है वर्ल्ड मार्केट से, तो चाइना ने क्या किया, अपने इम्पोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया डोमेस्टिक गुड्स से, अपना सामान भी वो बेच रहे थे। सॉरी, इन्होंने क्या किया, जो भी उनको सामान चाहिए है ना, वो अपने देश में बनाने लगे। ठीक है? जो भी सामान जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम बाहर से खरीद के ला रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अरे खरीद के क्यों लाना है? हम अपने देश में भी तो बना सकते हैं। तो अब बनाना शुरू कर दिया, तो जो इम्पोर्ट्स थे ना, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया डोमेस्टिक गुड्स से। ओके, समझे? जैसे आज के टाइम पर हम जो है, अपने इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं, उनको बनाने के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, हमारा देश जो है, ठीक है? तो ये जो मॉडल है, इससे अलाउ हुआ कि चाइना क्या करने लगा, अपनी ही रिसोर्सेज को यूज करने लगा और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी क्रिएट कर ली थी और अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग भी करने लगा था चाइना। तो इनकी ग्रोथ भी हो रही थी, ऐसा पहले नहीं था, पर अब इन्होंने अच्छा खासा ले लिया था। एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा था, लोगों को काम भी मिल रहा था, वो सामान बना रहे थे, तो है ना। अब हमारे देश में क्या होता है, हमारी इकोनॉमी 1990s में खोल दी गई। उसके पहले उतना मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं किया गया था। लोग जो है सर्विस सेक्टर में जंप करते गए और एग्रीकल्चर में उतना जो है मैकेनाइजेशन, जो मशीन वगैरह का यूज़ करना, उतना कुछ भी नहीं किया गया। आज भी जो है लोग जो है ट्रेडिशनली चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं। मॉनसून पे डिपेंडेंट होते हैं ज़्यादातर लोग तो, जो एग्रीकल्चर में। ओके, कई सारे लोग जो है, सूखा पड़ता है महाराष्ट्र में, बहुत सारे जो किसान होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। जो बिचौलिया होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं किसानों को। तो हमारे देश में तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है? तो एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर जो है, इससे सिटीज़न्स भी खुश थे, ठीक है? चाइना जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ से आगे चलने लगा, एजुकेट करने लगा अपने सिटीज़न्स को, अच्छी खासी हेल्थ सर्विसेज़ देने लगा, स्किल प्रोवाइड कर रहा था। तो बेसिक चीज़ थी, चाइना ने अपने ऊपर फ़ोकस किया, है ना? अपने देश के ऊपर फ़ोकस किया, अपने लोगों के ऊपर फ़ोकस किया। इकोनॉमी जो है इनकी ग्रो होने लगी, रिस्पेक्टेबल जो रेट देखें 5 टू 6% अच्छी खासी ग्रोथ रेट थी इनकी। एनुअल ग्रोथ रेट 2 टू 3% जो है पॉपुलेशन की, इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी इनकी, और जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा था ना, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब चीज़ें जितनी डिमांड बढ़ रही थी पर सप्लाई कम थी इनके यहाँ, है ना? क्योंकि पॉपुलेशन भी ग्रो हो रही थी ना। हमने तो बाद में चाइना को सरपास किया, चाइना तो पहले से ही वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री था। ओके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है तो सफिशिएंट नहीं था, अब लोगों को खाना भी चाहिए, है ना? वैसे तो वो लोग कीड़े-मकोड़े खाते हैं ज़्यादा, है ना? पर हाँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं था ताकि जो है जनरेट कर सके सरप्लस फॉर इंडस्ट्री, है ना? जब खूब सारा खाना होगा तभी लोगों का पेट भरा होगा, तभी ना दूसरा काम करेंगे वो लोग। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, क्राइसिस हो गया था स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी यूएसएसआर में, है ना? स्टेट ने जो सब कुछ कंट्रोल करके रखा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो गई थी यूएसएसआर में। सिमिलर क्राइसिस चाइना में भी हुआ था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उतना ग्रो नहीं हो रहा था। ओके, चाइना में भी प्रॉब्लम आई थी। इंटरनेशनल ट्रेड जो है बहुत कम था। पर कैपिटा इनकम लोगों की कम थी, ठीक है? पर कैपिटा इनकम भी कम थी, तो लोगों के पास में पैसे ही नहीं थे। ओके, तो चाइना जो थी, चाइनीज़ लीडरशिप जो थी, उन्होंने मेजर पॉलिटिकल डिसीजन लिया, उन्होंने पॉलिसी लेकर के आए वो 1970s में। चाइना ने एंड कर दिया जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन। ठीक है, हम बाहर से भी बातचीत करेंगे, बाहर से भी ट्रेड करेंगे। अब हम अकेले नहीं चलेंगे, क्योंकि इकोनॉमी को झटका लग गया था। तो एस्टैब्लिश किए उन्होंने रिलेशन, यूएस के साथ में रिलेशन एस्टैब्लिश किए 1979 में। उस टाइम पर जो ज़ू एनलाही थी, उन्होंने प्रपोज़ किया 4 मॉडर्नाइज़ेशन, 4 मॉडर्न चीज़ों को लेकर के चलेंगे, मतलब मॉडर्न करेंगे इनको। एग्रीकल्चर, ठीक है? और फार्मर्स जो एग्रीकल्चर हो गए, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। आज के टाइम पर बहुत सारी नेवल पावर है जो सबमरीन वगैरह चाइना के पास में।
1973 में। तो 4 मॉडर्नाइज़ेशन लेकर के आए। 1978 में जो लीडर थे डेंग ज़िनपिंग, तो ये जो थे, इन्होंने अनाउंस कर दिया ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर के आए, जैसे हमारे यहाँ 1990s में हमें फोर्स किया गया था इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के लिए, क्योंकि हमारे पास हमको कर्ज़ लेना पड़ा था आईएमएफ से, है ना? तो चाइना को किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ा था। हाँ, पर ये जो है इन्होंने अपनी मर्ज़ी से इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म किए थे। इसमें इन्होंने क्या किया था, इनकी पॉलिसी जो थी जनरेट करना चाहते थे हायर प्रोडक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे बाहर से, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है? मतलब बाहर के दूसरे देश वाले आओ, हम तुमको ज़मीन देंगे, स्किल्ड लेबर देंगे, ठीक है, लेबर देंगे, आप जो है हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करो। तो ये पॉलिसी थी इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी। चाइना ने फॉलो किया, अपनी बात पे फोकस किया उन्होंने मार्केट इकोनॉमी पे, ठीक है। चाइनीज जो थे शॉक थेरेपी के लिए नहीं गए थे वो लोग, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि हम ओपन एकदम फटाक से सब कुछ ओपन कर दिया है ना, सारा का सारा सडनली हम कैपिटलिस्ट पे फोकस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना, शिफ्ट कर देंगे। ऐसा नहीं किया था उन्होंने, शॉक थेरेपी यही थी कि फटाक से एकदम शिफ्ट कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ऐसे काम करेंगे ना तो इकोनॉमी तो बिल्कुल नीचे ही गड्ढे में चली जानी है। उन्होंने अपनी इकोनॉमी की धीरे-धीरे ओपन करी, है ना, स्टेप बाय स्टेप। प्राइवेटाइजेशन किया सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर का 1982 में, उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन किया उन्होंने इंडस्ट्रीज का 1998 में। ट्रेड बैरियर्स को खत्म किया, ठीक है, ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सिर्फ ट्रेड बैरियर्स को खत्म किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि हब होते हैं इंडस्ट्रीज के, ठीक है, यहाँ पर अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग होती है चीज़ें। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे, वो एंटरप्राइज़ेज़ सेटअप कर सकते थे चाइना में, ऐसा बोला गया कि बाहर से आपको अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना है, चलो आ जाओ। आप अपनी कंपनी जो है, उसकी ब्रांच हमारे देश में सेटअप कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हो। चाइना जो है प्ले किया उसने अच्छा खासा, है ना? और कंटिन्यू किया, सेंट्रल रोल प्ले किया जो सेटिंग अप मार्केट इकोनॉमी, मतलब उसने ना गवर्नमेंट का रोल कम नहीं होने दिया। मेनली क्या होता है, कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का रोल कम हो जाता है और प्राइवेट लोग ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, पर गवर्नमेंट लेड कैपिटलिज्म देखने को मिला चाइना में, है ना, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो सबको बर्बाद कर सकती है। ओके। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हेल्प की चाइनीज इकोनॉमी को, कि जो स्टैग्नेशन जो रुक गई थी, थम गई थी उनकी इकोनॉमी, उसको हटा सके, है ना? प्राइवेटाइज़ेशन किया उन्होंने एग्रीकल्चर का, तो उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया और लोगों की इनकम भी बढ़ गई रूरल एरियाज़ में। जब पर्सनल सेविंग्स भी बढ़ने लगी फिर इनकी, ठीक है, जब इनकम बढ़ गई तो सेविंग भी करेंगे ना लोग रूरल इकोनॉमी में, जिसकी वजह से ना रूरल इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ भी होने लगा। चाइनीज़ इकोनॉमी जो थी उसमें इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर जो है अच्छे खासे ग्रो किए। ठीक है, हमने क्या किया, एग्रीकल्चर, हमारे देश में एग्रीकल्चर को भी नेग्लेक्ट किया गया, उतना फ़ोकस नहीं किया गया, ठीक है? और जो इतना मतलब कि जैसे नहीं चाइना ने अपने एग्रीकल्चर पे भी फ़ोकस किया, हम नहीं कर पाए, ठीक है? और मैन्युफैक्चरिंग को तो खा ही गए, मैन्युफैक्चरिंग तो की नहीं, ऊपर से बाहर से सामान खरीदने लगे, ठीक है, जिससे लोगों को जॉब नहीं मिली और सर्विस सेक्टर पे जंप करते हैं, जिसमें ना एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग ही काम करते हैं। ओके, तो नए नए ट्रेडिंग लॉ भी लाए गए, ठीक है, क्रिएट किए गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो फिनोमिनल राइज देखने को मिला फॉरेन ट्रेड के साथ में भी। चाइना जो है मतलब बाहर से व्यापार भी होने लगा था। चाइना जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। ऐसा होता है ना, जैसे कि एक यूएस का जो बिजनेसमैन है या फिर पर्सन है, तो उसकी कोई कंपनी है जूते बनाने वाली, तो उसने सोचा कि इंडिया में जो है इतने सारे लोग हैं, इनको हम जूते बेच सकते हैं। तो ये अपना एफडीआई लेकर के आ गया, ठीक है, इसने पैसे भी इन्वेस्ट किए हमारे देश में। ओके, मैन्युफैक्चरिंग बेस लगाया और सामान बना के बेचने लगा। और एक तरीका ये भी होता है, पैसे दे देते हैं, पैसे लगाते हैं, जैसे चीज़ों पे। जापान ने हमारे देश में मेट्रो बनवाई और फिर मेट्रो से खूब सारे पैसे वसूले उसने, अपना मतलब कि जितना भी पैसा लगा था ना, और उसका प्रॉफिट भी कमाया, बाद में वो छोड़ के मेट्रो को चला गया। तो वो मेट्रो हमारे देश के लिए हो गई, तो ये एफडीआई भी कहलाता है, ठीक है? तो अच्छा खासा चाइना ने एफडीआई भी उसका डेस्टिनेशन बन गया था, तो एफडीआई चाइना में खूब आया। तो लार्ज फॉरेन एक्सचेंज भी देखने को मिला इनके पास में, जो डॉलर वगैरह भी आ गए थे अच्छे खासे, है ना? तो अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते थे ये लोग दूसरी कंट्रीज़ में भी। जैसे नहीं, अब चाइना के पास में इतना पैसा है, खूब सारा पैसा है कि दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, मतलब उधार में लौटाते हैं, उधार दे देते हैं और बाद में फिर उस कंट्री के सारे रिसोर्सेज़ चूस लेते हैं, ठीक है? चाइना जो है
तो डब्ल्यूटीओ में भी जॉइन हो गया था 2001 में, तो और ज़्यादा ये वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट हो गया। जो कंट्री जो थी इन्होंने प्लान किया कि ये जो है अपना इंटीग्रेशन करेंगे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में। अब इनने सोचा अपने देश में तो बहुत बेच लिया सामान, अब बाहर भी हम खूब बेचेंगे, ठीक है? तो इसकी वज़ह से क्या हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर ही चेंज हो गया। पहले जो एक कंट्री जो थी अब क्या करने लगी चाइना खूब सारा सामान बना के बाहर बेचने लगा। चाइनीज़ इकोनॉमी अच्छी खासी इम्प्रूव होने लगी। सारे के सारे लोग नहीं ऐसा नॉट एवरीवन इन चाइना जिनको बेनिफिट मिला रिफॉर्म का, हाँ, पर अच्छा खासा रिफॉर्म देखने को मिली। अनएम्प्लॉयमेंट जो थी बढ़ गई थी चाइना में, 100 मिलियन पीपल जो है उनको जॉब की कमी थी। ओके, जॉब देख रहे थे वो लोग। फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन जो थी, वर्क थी, वो बहुत ही खराब थी। जैसे कि यूरोप में थी ना 18th और 19th सेंचुरी में, वैसे ही चाइना में भी थी। मतलब कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल तो है नहीं, अब वो उतना थोड़ी ना लोगों पे फोकस करेगी। बैड वर्किंग कंडीशन कुछ भी हो, हमें तो बस ग्रोथ पे फोकस करना है। हमारे देश को तुम आगे लेकर के चलो, ठीक है, आगे बढ़ाओ, ट्रेड करो, ठीक है, राइज़ होना चाहिए। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरनमेंट तो भैया चाइना के लिए कुछ है ही नहीं, सब बर्बाद करते हैं और फिर अपना डेवलपमेंट करते हैं। अभी देखो ना कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर सबसे बड़ा वर्ल्ड का बिगेस्ट डैम बनाएगा। ओके, जिसका फ्लड का सारा मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को होगा उसका, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है हमारा, उससे ब्रह्मपुत्र निकलती है। हुँ। तो चाइना चाहेगा तो खूब सारा जो पानी छोड़ देगा और बाढ़ वगैरह भी आ सकती है हमारे देश में फिर, है ना? तो करप्शन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला, ठीक है? तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी देखने को मिली अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में, ठीक है? कोस्टल और इनलैंड प्रोविंसेस में भी। ओके, तो कई सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली। हाउएवर अगर देखें तो रीजनली एंड ग्लोबली चाइना जो है इकोनॉमिक पावर जो अच्छा खासा देखने को भी मिला इनका शेयर। मतलब अगर हम देखें तो चाइना इकोनॉमिक पावर भी देखने को मिला। इंटीग्रेशन जो था चाइना की इकोनॉमी का, इंटरडिपेंडेंसीज़ भी होने लगी। ओके, तो चाइना जो है एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस भी होने लगा, क्योंकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट बहुत था। कोविड के टाइम पर जब चाइना में 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो वर्ल्ड में सप्लाई चेन रुक गई थी, क्योंकि हर सामान चाइना से बन के आता था। अब गाड़ी के पार्ट्स भी चाहिए थे, तो चाइना में लॉकडाउन लग गया, सप्लाई नहीं हो रही चीज़ों की। तो गाड़ियों मतलब बनना बंद हो गई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तब लोगों को समझ में आया कि भई चाइना के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं रह सकते हम, है ना? हर चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना में लगा हुआ है। ओके, तो इन्होंने सोचा अब चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी लेकर के चलेंगे। अब जो है हम दूसरे देशों में भी अपने बेस लगाएँगे। तो इंडिया भी एक अपॉर्च्युनिटी है। ये आसियान नेशन जो है, इंडोनेशिया वगैरह, वियतनाम वगैरह, ये भी हमें चैलेंज दे रहे हैं कि ठीक है, मतलब कि इंडिया के कॉम्पिटिटर भी हैं कि हमारे देश में भी आप बेस लगा सकते हो, कंपनीज़ को ऑफ़र कर रहे हैं। तो हमारे देश में, इंडिया में, वियतनाम में, तो अलग-अलग देशों में फिर ये लोग बेस बनाने लगे, है ना? कि चाइना के ऊपर बस डिपेंडेंसी ना रहे हमारी। तो जो इश्यूज़ थे जापान के साथ में, यूएस के साथ में, आसियान के साथ में, रशिया के साथ में, इनको भी कंट्रोल किया गया इकोनॉमिक चीज़ों से, मतलब व्यापार करके चीज़ों को सॉर्ट किया गया। होप है कि हम सॉल्व कर ले, मतलब चाइना को सॉल्व करना है ताइवान के साथ में, जब ताइवान को वो कैप्चर करना चाहता है पूरा, ठीक है? ताइवान भी अच्छा खासा है, मतलब चिप में अगर देखें तो डोमिनेट करता है चिप वगैरह इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, ताइवान जो है। तो ताइवान में डेमोक्रेसी है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। ओके? तो जो तो ताइवान जो है उसको भी थोड़ा ऑनर वगैरह दिया जाता है कि प्रोविंस के तौर पे ट्रीट किया जाता है। पर ताइवान अपने आप को कहता है कि मेनलैंड चाइना जो है वो मेरा पार्ट है। पर चाइना कहता है ताइवान मेरा पार्ट है। अब चाइना जो है बड़ा कंट्री है तो उसकी बात सब सुनते हैं। ओके, तो ताइवान के साथ में वैसे यूएस भी खड़ा रहता है कि तुम ताइवान को कैप्चर नहीं कर सकते। ओके, और जो है यूएस को चाइना कहता है कि तुम ताइवान के मुद्दे पे हमसे बोलना नहीं, ठीक है? तो फियर जो है चाइना के जो चाइना का राइस था उसको भी टैकल किया गया। आसियान इकोनॉमीज़ की स्टेबिलिटी भी देखी गई। 1997 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे एशिया में, ठीक है? तो उसको भी टैकल किया गया। आसियान जो कंट्रीज़ थी उनकी मतलब इकोनॉमीज़ भी अच्छा खासा परफ़ॉर्म की बाद में। ओके, तो आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट एंड जो एड पॉलिसीज़ थी लेटिन अमेरिका में, कि लेटिन अमेरिका में भी जो मतलब इनके यहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चीज़ों को लेकर के चल सकते हैं, है ना? अफ्रीका में भी, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिली ग्लोबल प्लेयर में, मतलब अपने आप को एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पे निकल के आए ये लोग, है ना? डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में भी मतलब कि चाइना जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रहा है लेटिन अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी। इसका इन्वेस्टमेंट पता है कैसा होता है? उधार देता है सब कुछ, खूब सारा उधार दे देगा, ठीक है? बोलेगा हम डेवलपमेंट करेंगे तुम्हारे देश में, अपने ही लोगों को ले जाएगा, अपने ही लोगों को जॉब देगा, वहाँ के लोगों का कोई ध्यान नहीं रखता है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है अफ्रीका है, यहाँ पर चाइना गया बोला कि हम तुम्हारे यहाँ खूब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, तुम हमसे पैसे लो, ठीक है?
तो ये करने लगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लोग लगेंगे ना, वो चाइनीज़ लोगों को ही लेकर के आएगा, ठीक है? अपने ही लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देगा, तो इस देश का एनवायरनमेंट बर्बाद करेगा, ठीक है? यहाँ पर डेवलपमेंट करेगा, फिर बोलेगा कि हमारा कर्ज़ा चुकाओ, कर्ज़ा नहीं चुका पाते तो बोलते अपने देश के रिसोर्सेज़ दे दो, ठीक है? तो ये चीज़ें चलती है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में भी कई सारे जो इसने सारा पैसा वगैरह बाँटा, ठीक है? तो ग्लोबल प्लेयर निकल के आया ये। ओके, तो इम्पोर्टेंट रोल है आज भी। चाइना इंडिया के रिलेशंस देखें अगर हम, तो ग्रेट पावर देखने को मिलती है एशिया में, चाइना एंड इंडिया दोनों ही। ओके, तो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के बाद में अगर देखें, सॉरी उसके पहले ही, तो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म मतलब वेस्ट के जो अंग्रेज हमारे देश में आने के पहले ही हमारे यहाँ जो अच्छे खासे जो जो रूलर्स थे, हमारे यहाँ जो नहीं बुद्धिज्म भी था, तो उस टाइम पर जो है इत्सिंग, हुइंगसांग और कई सारे जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट भी हमारे यहाँ आए थे इंडिया से। ओके, तो हमारे रिलेशन थे, ऐसा नहीं था, ठीक है? चाइना का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस भी है, कंट्रोल है पेरिफेरी में। ओके, बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी जो बॉर्डर बेस्ड यूनिक ट्रिब्यूटरी सिस्टम भी है। मतलब कई जैसे कि इंडस की बात करें, इंडस जो है ओरिजिनेट होती है तिब्बत से और हमारे देश में आती है और फिर जाकर के सीधा पूरा इंडस रिवर सिस्टम बनता है। ओके, तो ये भी कह सकते हो ब्रह्मपुत्रा यारलंग ज़ेंगपो कहते हैं तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, फिर हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, उसको कहते हैं दिहांग, फिर उसके बाद में असम में एंटर करती है, उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ये जो ट्रिब्यूटरी वगैरह वाटर सिस्टम भी देखने को मिलता है। ओके, तो कुछ ना हिस्ट्री की बात करें तो डायनेस्टिक रूल भी रहा है मंगोलिया, कोरिया, इंडो चाइना के पार्ट में भी और तिब्बत में भी, तो चाइना की अथॉरिटी को एक्सेप्ट भी किया है। कई सारे किंगडम्स, एम्पायर्स जो इंडिया के थे, उन्होंने भी अपनी एक्सटेंड की थी इन्फ्लुएंस अपने बॉर्डर्स के आसपास भी, ठीक है, चीज़ों को कंट्रोल किया था। दोनों केसेस में देखें तो इन्फ्लुएंस रहा है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल जो हमारी जो रिलेशनशिप रही है चाइना के साथ में। ओके, रीजन जो है यहाँ पर इंडिया, चाइना जो है एक्सरसाइज़ करते हैं अपना इन्फ्लुएंस वगैरह, ठीक है? पर चाइना ना मतलब एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है उसकी, हर चीज़ को कैप्चर करते हैं, दूसरे के एरिया को कब्ज़ा करना, ये सब भी है इनका। ओके, लिमिटेड पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरैक्शन उतना नहीं है हमारा। ओके, क्योंकि ना इश्यूज़ भी देखने को मिले हैं। इसकी वजह से उतना हम फ़ैमिलियर भी नहीं है और ये इसकी हरकतें भी खराब है ना, जैसे अरुणाचल प्रदेश को, हमारा अरुणाचल प्रदेश जो हमारे देश का हिस्सा है, ठीक है? तो उसको क्लेम करता है फ्री में, है ना? तो और जो हमारा जो रीजन है लद्दाख का, अक्साई चीन, उसको 1962 में इसने कैप्चर कर लिया था। ओके, 20th सेंचुरी में देखें दोनों नेशन जो है एक-दूसरे के सामने आ जाते हैं बार-बार, है ना? एक-दूसरे को मतलब टकरा जाते हैं बॉर्डर एरियाज़ में भी। ओके, कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी देखने को मिलती है, फ़ॉरेन पॉलिसीज़ में भी हम डील नहीं कर पाते हैं फिर चीज़ों को, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। इंडिया के साथ में चीज़ों को सॉल्व करना ही नहीं चाहता है चाइना, है ना? कंट्रोल करना चाहता है हर चीज़ को, प्रेशर बनाना चाहता है इंडिया के ऊपर। तो इंडिया को जो है एंगेज करना चाहता है वो अपने ही लोकली एरिया में, आप रीजन में आप एंगेज रहो, उलझे रहो पाकिस्तान के साथ में, अपने पड़ोसियों के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, चाइना के साथ में, ताकि जो है आप एक लीडर ना बन पाओ, ग्लोबल पावर ना बन पाओ, ठीक है? तो इंडिया जो है उनको इंडिपेंडेंस जब हमको मिली ब्रिटेन से, चाइना जो है उसने भी अपने जो फॉरेन पावर्स थी उसको भगाया, है ना? तो होप थी कि साथ में लोग लेकर के चलेंगे, ये लोग फ्यूचर शेप करेंगे जो डेवलपिंग वर्ल्ड है एशिया का, है ना? 2 बड़ी कंट्रीज़, 2 पॉपुलस कंट्रीज़ जो आपस में साथ में काम करेंगी, ठीक है? हिंदी, चीनी भाई-भाई ज़माने भर के स्लोगन लगाए गए थे, है ना? कि हाँ, या तो हम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे थे या तो चाइना ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट था, है ना? जो खेल गया, ठीक है? हिंदी, चीनी भाई-भाई ज़माने भर की भाई-भाई चल रही थी। चाइना का अग्रेशन देखने को मिला, उसने गुस्सा दिखाया इंडिया के ऊपर। ओके, इंडिया की जो बॉर्डर को कैप्चर कर लिया था उसने। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में ही दोनों स्टेट जो थे इन्वॉल्व थे, डिफरेंसेस थे हमारे जो चाइनीज़ लोग, चाइनीज़ ने क्या किया था, चाइना सबसे पहले तो तिब्बत को कैप्चर किया। 5 जो कहते हैं ना पाम जो पॉलिसी है उनकी, 5 फिंगर्स बोलते हैं। पाम जो है तिब्बत है, ऊपर से कश्मीर साइड जो लद्दाख वगैरह अरुणाचल साइड, ठीक है, सिक्किम साइड, तो उसको कैप्चर करने की कोशिश है इनकी। तो जो माओ थे ना उनकी 5 फिंगर पॉलिसी थी चाइना की। ओके, जो इन्वेजन किया था तिब्बत को कैप्चर किया था इसमें हम सहमत नहीं थे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, है ना? अगर तिब्बत होता ना तो कितना सही रहता ना, चाइना की हरकतें नहीं झेलनी पड़ती हमको। बफर जो स्टेट बन जाता तिब्बत जो है बीच में था। जो फाइनल सेटलमेंट हुआ जो सीनो इंडियन बॉर्डर का, चाइना जो है वो इन्वॉल्व रहा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में, 1962 में इसने अटैक कर दिया था, 2 साइड से किया था, अरुणाचल प्रदेश साइड से भी
और जो कश्मीर साइड से भी, ठीक है? तो जो लद्दाख साइड से, ओके? तो कम्पीट किया, जो टेरिटोरियल क्लेम्स भी थे, अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है वो फालतू में ही। अक्साई चीन रीजन जो है लद्दाख का, उसको कैप्चर कर लिया उसने। जो कॉन्फ्लिक्ट था 1962 का, वो उसमें ना बहुत ज़्यादा झटका लगा था इंडिया को, ठीक है? नेहरू जी को भी झटका लगा था बहुत बड़ा, क्योंकि वो बहुत अच्छा समझ रहे थे चाइना को, और चाइना ने पीछे से जो वार कर दिया, ठीक है? तो इंडिया ने सपोर्ट किया था, जो मिलिट्री रिवर्स देखने को मिला था, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन देखने को मिली थी, जो इंडिया चाइना रिलेशन बहुत ही खराब हो गए थे, ठीक है? डिप्लोमेटिक टेंशन्स भी हो गई थी, बातचीत बंद, एकदम खत्म सब कुछ, है ना? दोनों कंट्रीज जो है डाउनग्रेड रहे, 1976 तक तो हमारे बहुत ही खराब रिलेशंस रहे, ठीक है? चीज़ें उतनी नहीं सुधर पा रही थी, क्योंकि जो वॉर की वजह से ना और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई थी। रिलेशन जो दोनों कंट्रीज के बीच में थे ना, धीरे-धीरे फिर थोड़े सुधरे, है ना? क्योंकि ट्रेड वगैरह भी होता था। आफ्टर जो चेंज हुई चाइना की पॉलिटिकल लीडरशिप, जब चेंज हुई ना 1970s में, चाइना की पॉलिसी जो है थोड़ी थोड़ी प्रैग्मैटिक देखने को मिली, आइडियोलॉजिकल बाइस नहीं थी थोड़ी उनकी, ठीक है? मतलब वो थोड़ा चीज़ों को सुधार के लेकर के चलना चाहते थे। तो वो प्रिपेयर थे कि जो है सेटलमेंट कर लेंगे हम, जो भी हमारे जो इश्यूज़ हैं, ठीक है? रिलेशंस हम इम्प्रूव करेंगे इंडिया के साथ में। सीरियस बातचीत भी हुई हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए 1981 में, जो कि आज तक सॉल्व हुए ही नहीं है, ठीक है? सिंस एंड ऑफ द कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में जो है चेंजेस देखने को मिले इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस में भी। रिलेशंस जो थे अब स्ट्रेटेजिक भी हो गए थे, ठीक है? इम्पोर्टेंट चीज़ों में भी कोऑपरेशन करने लगे थे। इकोनॉमिक डायमेंशन, ट्रेड वगैरह होने लगा था। दोनों जो है एक-दूसरे को एक राइजिंग पावर के तौर पे देखते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, है ना? पावरफुल कंट्रीज़ तो हैं, एंड दोनों जो है प्ले करते हैं मेजर रोल आसियान इकोनॉमी में। राजीव गांधी ने विजिट भी किया, चाइना भी गए थे राजीव गांधी 1988 में। जो है इससे क्या एक हमको उम्मीद मिली थी कि इंडिया चाइना के जो रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। तो दोनों गवर्नमेंट जो है उन्होंने मेजर किया कि कॉन्फ्लिक्ट वगैरह में तो बातचीत की जाती है दोनों देशों के बीच में। ओके, कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जो शांति बना कर के लेकर के चलेंगे, हम बॉर्डर में शांति लेकर के चलना है। पर जब भी चाइना को लगता है ना कि हाँ अभी कुछ है नहीं करने के लिए, इंडिया को परेशान करना है, एंगेज होना है चीजों में, ठीक है? और जो है तो फालतू में झड़प करता रहता है। ओके? तो इन्होंने साइन भी किए थे एग्रीमेंट, कल्चरल एक्सचेंज, कोऑपरेशन के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कई सारे एग्रीमेंट साइन किए गए थे। ओके, तो इंडिया जो है चाइना ट्रेड जो है बढ़ता गया 30% जो है सिंस 1999 से देखें तो। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव था, ठीक है? हम चीज़ों को पॉजिटिवली लेकर के चल रहे थे चाइना के साथ में। बायलैटरल ट्रेड जो है इंडिया और चाइना का इंक्रीज़ हो गया $338 मिलियन। देखो बहुत सारी चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, इसलिए हम डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर, तो इसलिए ना ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। तो 1992 में इतना था, फिर 84 बिलियन जो हो गया और ज़्यादा बढ़ गया 2017 में। और हमारे पास ट्रेड डेफिसिट भी एक्सिस्ट करता है। एक होता है ट्रेड सरप्लस और एक होता है ट्रेड डेफिसिट। अगर हमारे देश जो है सामान ज़्यादा बेच रहा है और खरीद कम रहा है, तो हम क्या ट्रेड सरप्लस में हैं। पर चाइना क्या करता है, चाइना यही तो करता है, हमको सामान ज़्यादा देता है, ठीक है? बेचता है हमें, और हम जो है उससे खरीदते ज़्यादा हैं। हम उसको बेच नहीं पाते ज़्यादा कुछ, ठीक है? तो इसलिए हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, ठीक है? हमेशा। ओके, तो कंट्रीज जो है कोऑपरेट करेंगी एरियाज में, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है उनको सॉल्व करेंगे। एनर्जी डील्स भी की गई। ग्लोबल लेवल पे इंडिया और चाइना जो है उन्होंने अडॉप्ट की सिमिलर पॉलिसीज। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन डब्ल्यूटीओ में भी कोऑपरेट किया। ओके, डब्ल्यूटीओ हो गया, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ब्रिक्स हो गया, तो इन सब जो ग्रुपिंग है इनमें इंडिया चाइना पार्ट है। ओके, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था 1998 में, तो जस्टिफाई किया गया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ चाइना थ्रेट। तो हमने बोला था कि भई हमें न्यूक्लियर पावर होना ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ तो चाइना है जो कि अटैक किया था हमारे ऊपर 1962 में भी, है ना? और पाकिस्तान है एक तरफ जो टेररिस्ट स्टेट बैठा हुआ है, तो इन दोनों को टैकल करने के लिए हमको ज़रूरी है न्यूक्लियर पावर होना, क्योंकि चाइना के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब था, है ना? कि वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, तो हम डर के रहना पड़ता है, इसलिए हमारे पास भी होना ज़रूरी है। तो हमने जस्टिफाई किया था कि हमें खतरा है चाइना से। ओके, तो ये सही है कि चाइना जो है देखने को मिलता है, चाइना ना पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करता है। चाइना जो है बहुत सारे हथियार देता है पाकिस्तान को। वो ना इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को यूज़ करना चाहता है। अगर इंडिया को परेशान करना है, इंडिया को चीज़ों में उलझाना है, तो बस पाकिस्तान को ट्रिगर कर दो। ठीक है, पाकिस्तान अटैक करना, टेररिस्ट भेजना शुरू कर देगा। और चाइना ने भी पाकिस्तान को हेल्प किया है न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में भी, ठीक है? मतलब न्यूक्लियर जो जो बॉम्ब जो सॉरी वेपन वगैरह।
तो ये भी सही है कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इसमें, है ना? चाइना की जो मिलिट्री है उनके रिलेशंस भी हैं बांग्लादेश के साथ में, म्यांमार के साथ में भी। तो ये जो है थोड़े ना अनफ्रेंडली होते हैं इंडियन इंटरेस्ट में साउथ एशिया में। अगर हमारे पड़ोसियों के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो वो चाइना की तरफ हो जाएँगे, है ना? चाइना की तरफ बोलेंगे, तो उससे हमारी टेंशन बढ़ जाती है। ओके, तो ये जो इश्यूज़ हैं मतलब तो इनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा, पर एक साइन देखने को मिलता है कि जो हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं बाउंड्री क्वेश्चंस को विदाउट इंटरप्शन, तो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। इंडिया चाइना जो लीडर्स हैं वो ऑफिशियल विजिट भी रही बीजिंग में एंड न्यू दिल्ली में भी बीजिंग जो विजिट रही इनकी। ओके, मतलब ये लोग विजिट भी किए जो लीडर्स थे, फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए थे उनके। ठीक है? तो दोनों साइड जो हैं अब फ़ैमिलियर हो रही हैं, एक-दूसरे को जान रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन लिंक बढ़ा रहे हैं, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ग्लोबल कंसर्न में हेल्प कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव एंड इकोनॉमिक साउंड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकें, मतलब अच्छे से कोऑपरेट करके चलें, ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द वो जो 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं वर्ल्ड की हम। रिसेंटली जो रिलेशन जो थे दोनों कंट्रीज़ के, उसमें डाउन साइड भी देखने को मिला, ठीक है? डाउन हो गए थे बहुत ज़्यादा। बॉर्डर डिस्प्यूट जो चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, क्या है कि हमारा जो एरिया है ना, तो ये जो हमारा नॉर्थ वाला पोर्शन है ना, तो ये पाक ऑक्यूपाइड एरिया है, ठीक है? तो चाइना पाकिस्तान ये वाला अक्षय चिन्ह जो है ये कंट्रोल करके रखा है 1962 में चाइना ने, ठीक है? और यहाँ पर सक्सकाम वैली है, जिसको पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया चाइना को, जो कि हमारा एरिया है। और जो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ से ना जो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकलता है, जो कि अरेबियन सी से कनेक्ट होता है, जो कि हमारी परमिशन के बिना बनाया जा रहा है, जो कि हमारा एरिया है ना? तो ये चीज़ें भी हैं। चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को यूएन में भी इंडिया के अगेंस्ट में, ठीक है? टेररिज़्म का अगर कोई भी मुद्दा उठाया जाता है, तो उसमें चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ठीक है? जो कि एक टेररिस्ट कंट्री है, जो कि टेररिज़्म फैलाती है। तो पाकिस्तान जो है चाइना जो है हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, ओके? यहाँ पर जापान के बारे में दिया है। आपने सुना होगा जो जापानीज़ ब्रांड जैसे कि सोनी, पैनासोनिक है ना, कैनन कितनी सारी तो ऐड आती है टीवी में, होंडा, टोयोटो, मज़्दा। तो इनकी ना एक रेपुटेशन है, जापानीज़ जो है हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, इनकी जो एक मतलब ब्रांड वैल्यू है कि इनका प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, ओके? तो एक जाना जाता है। जापान जो है वेरी फ्यू नेचुरल रिसोर्स जापान के पास में उतने नेचुरल रिसोर्सेज़ नहीं है, ठीक है? पर वो क्या करते हैं इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से रॉ मटेरियल लेकर के आते हैं। जैसे कि नहीं हमारे देश से कॉटन लेकर के जाता था ब्रिटेन और अपने देश में कपड़ा बनाता था और फिर बेचता था। वैसे ही जापान भी चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फिर उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट बना कर के बेचते हैं। इवन जो प्रोग्रेस किया है इन्होंने अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जापान का। ओके, जापान जो है मेंबर भी बना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का, जिसमें ना सबसे ज़्यादा अमीर कंट्रीज़ आती हैं ओईसीडी में 1964 में। 2017 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी रहा वर्ल्ड की जापान। ओके, ओनली आसियान कंट्री है जो कि G7 का पार्ट है। जो ग्रुप ऑफ 7 है ये आप कह सकते हो अमीर कंट्रीज़ का ग्रुप मान सकते हो इसको, ठीक है? इसमें यूएस है, कनाडा है, ठीक है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके एंड जापान। तो यहाँ पर जो है ये जो है 1975 में बनाया गया था ये ग्रुप, ओके? तो इसका पार्ट है ओनली आसियान कंट्री है जो कि G7 का पार्ट है, ओके? इट इज़ द 11th मोस्ट पॉपुलस नेशन है वर्ल्ड में और ये लोग बहुत डिसिप्लिन के लिए भी जाने जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, कहते हैं। जापान जो है ओनली नेशन है जिसने सफ़र्ड किया डिस्ट्रक्शन कॉज़्ड बाय द न्यूक्लियर बम। ओनली इकलौता देश है हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो एटॉमिक बम डाले थे ना, तो इन्होंने न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन था। आज भी वहाँ पर रेडिएशन जो जिसकी वज़ह से लोगों की हेल्थ में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके, सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ये रेगुलर यूएन बजट में। यूएन के बजट में जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं 10% ऑफ द टोटल जो इनका बजट है उसमें से। जापान जो है इसकी सिक्योरिटी अलायंस है यूएस के साथ में 1951 में। यूएस ने डिस्ट्रक्शन किया था जापान में, ठीक है? बॉम्ब डाले थे। इसलिए यूएस जो है जापान को खूब सारा पैसा दिया, सपोर्ट किया जापान को कि आप जो है रिकवर कर जाएँ, इसलिए जापान जो है अच्छी-खासी ग्रोथ भी देखने को मिली। और जापान एक्सटेंड करता है न्यूक्लियर सपोर्ट, ओके? और जो है सिक्योरिटी जो है जापान की यूएस जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ओके? तो 1951 से सिक्योरिटी अलायंस है। मतलब जापान के ऊपर कोई भी अटैक करता है ना, तो यूएस उसका साथ देगा, ओके? एज़ पर आर्टिकल 9 जो है जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का, जापानीज़ पीपल जो है वो वॉर को त्याग चुके हैं, ठीक है? त्याग कर दिया है, सोवरेन राइट है नेशन का एंड अगर थ्रेट होता है और फ़ोर्स का यूज़ किया जाता है, मतलब
सॉरी, जो इन्होंने त्याग दिया है कि जो मतलब धमकाना वगैरह, फ़ोर्स का यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है उसको सेटल करने के लिए। मतलब लड़ाई-झगड़ा ये सब त्याग दिया है इन्होंने, शांति की राह पर चल पड़े हैं। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जो है, जापान बहुत ही खतरनाक था। मतलब लोगों की नाक पे दम कर दिया था। एशियन कंट्रीज़ जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, वहाँ पर कॉलोनीज़ ही बना कर के रखी थी। ठीक है? तो ऑल्दो जापान का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर ओनली 1% है उसकी जीडीपी का, ठीक है? पर 7th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, क्योंकि उसकी जीडीपी भी अच्छी खासी है ना? तो इन सबको माइंड में रखते हुए क्या आपको लगता है कि जापान जो है इफेक्टिवली फंक्शन करता है एज़ एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर? ओके, मतलब एक सेंटर ऑफ पावर देखा जा सकता है जो जापान को। तो आज के टाइम पर तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है? आज के टाइम पर कई सारी कंट्रीज़ पावरफुल हैं, ठीक है? तो जापान भी एक पावरफुल कंट्री है। तो ये देखो एएसआईएमओ, तो ये जो है वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो कि वॉक कर रहा है किसके साथ में, पर्सन के साथ में हाथ पकड़ के, है ना? तो अच्छी खासी रोबोटिक्स में भी जापान का हाथ है। ओके, इनके कार्टून भी बहुत चलते हैं ना जापान के। ओके, पिकाचू वगैरह, ओके, शिनचैन, है ना? तो साउथ कोरिया जो है, कोरियन जो पेनिनसुला है डिवाइडेड है, साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नॉर्थ कोरिया अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलता है। सबसे बड़ी अथॉरिटेरियन जो कंट्री है, सबसे क्रूअल जो रूलर है, यही है, ठीक है? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में जो इनके बीच में जो है 38th पैरेलल लाइन भी हो गई थी। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर एंड साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था यूएसए। कोरियन वॉर जो है 1950 से 1953 तक चली। जो डायनामिक्स देखने को मिली कोल्ड कोल्ड वॉर जो था उसकी वजह से इनके बीच में और ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, है ना? ठीक है, मतलब कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया की बात करें, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं डायरेक्टली। ओके, पर इनको सपोर्ट कौन कर रहा था? नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था एंड साउथ कोरिया को यूएसए सपोर्ट कर रहा था। तो आइडियोलॉजिकल वॉर भी थी। यूएस की कैपिटलिज्म एंड यूएसएसआर की सोशलिज्म। कोरिया जो है फाइनली मेंबर बन गया था यूएन का 17 सितंबर 1991 में। मीनवाइल अगर देखें साउथ कोरिया जो है सेंटर ऑफ पावर के तौर पे निकल के आया एशिया में। साउथ कोरिया अच्छी खासी डेवलप्ड कंट्री है, इनकी डेमोक्रेसी भी बहुत जानी जाती है, ठीक है? साउथ कोरिया की भी। तो बिटवीन 1960 से 1980 तक नॉर्थ कोरिया में तो किम जोंग का रूल है, ठीक है, जो कि अपनी मनमानी करता है। और 1960 से 1980 तक जो है अच्छी खासी डेवलप्ड इकोनॉमिक पावर बन गई थी ये, जिसको मिरेकल ऑफ हैम रिवर भी कहा गया। ओके, चमत्कार देखने को मिला। तो इन्होंने सिग्नल सिग्नल किया सारे का सारा ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जा रहा है। साउथ कोरिया जो है मेंबर भी बन गया ओईसीडी का 1996 में। 2017 में इकोनॉमी जो है इनकी 11th लार्जेस्ट रही वर्ल्ड में। मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है 10th लार्जेस्ट था। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक जो है साउथ कोरिया की 18 है। मतलब लोगों को हेल्थ एजुकेशन बहुत अच्छी प्रोवाइड की जा रही है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा है। ओके, सियोल सिटी है जो कि कैपिटल भी है नॉर्थ कोरिया की, हैन रिवर पर बेस्ड है। ओके, तो द मेजर फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है इसके ह्यूमन डेवलपमेंट, जो इतना अच्छा खासा ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है, क्या है? सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म। इन्होंने लैंड रिफॉर्म अच्छे से किए। जो रूरल एरियाज हैं, जो गांव वाले एरियाज थे, उसको डेवलप डेवलप किया। इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो है अच्छा खासा पैसा खर्च किया। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ भी रही इनके ऊपर। हेल्थ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया। अदर फैक्टर जैसे कि एक्सपोर्ट की चीजों को बेचा है ना, तो लोगों को जॉब मिली उनके देश में, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की। स्ट्रॉन्ग रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ भी थी। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया अच्छा खासा, है ना? इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी भी बहुत अच्छी है इनके देश की। इनका नहीं कल्चर भी, जो पॉप म्यूज़िक है बहुत ज़्यादा चलता है। साउथ कोरियन जो ब्रांड है जैसे कि सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, इनके लिए तो भाई जाना जाता है ये ब्रांड, है ना? कि इनकी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं ये ब्रांड। हुंडई हो गया, तो ये अच्छे खासे जाने-माने ब्रांड हैं इंडिया में। ओके, तो कई सारे एग्रीमेंट भी हैं इंडिया एंड साउथ कोरिया के साथ में हमारे। कल्चर एंड कमर्शियल जो ट्राइब्स भी हैं, ठीक है? ट्राइब भी है, मतलब हमारे रिलेशंस भी हैं, कल्चर से भी कनेक्टेड हैं हम, सिस्टर सिटी भी हमारी है, ठीक है? मतलब कई सारे रिलेशंस हैं हमारे साउथ कोरिया के साथ में, और ट्रेड वगैरह भी करते हैं। ओके, तो आप मेजर एग्रीमेंट्स वगैरह सर्च करके देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पे भी सब कुछ मिल जाता है। ओके, दूसरे देशों के रिलेशंस के साथ में जो भी रहता है। यहाँ पर हुआ चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा? आप वीडियो लाइक करके बता सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो। हमने इस चैप्टर में कई सारी चीज़ें पढ़ी है ना, फर्स्ट चैप्टर में तो हमने वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था। सॉरी, वर्ल्ड वॉर नहीं, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की वजह से जो यूएसए एंड यूएसएसआर जो क्रिएट हुए थे ना, सॉरी क्रिएट नहीं हुए थे, मतलब आपस में नहीं लड़ रहे थे। हाँ, सामने से तो नहीं, अलग-अलग जगह लड़ रहे थे।
ठीक है? सेकंड चैप्टर में हमने जो है मेजर सेंटर ऑफ पावर्स कह सकते हैं उनको निकलने को देखा। जैसे यूरोपियन यूनियन का क्रिएशन देखा, आसियान जो ग्रुप था, ठीक है? चाइना का राइज़ देखा, अभी हमने चाइना और उसके बाद में इंडिया-चाइना के रिलेशंस भी देखे और जापान और साउथ कोरिया के बारे में भी पढ़ा, है ना? तो इनको कह सकते हैं ये पावरफुल कंट्रीज़ निकल के आई साउथ कोरिया के बारे में, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।